नोट कर लें प्लीज कि अननेसेसरी ब्रेन फटीग में मत जाएं। जिनके हस्बैंड तावन नहीं करते उनको भी घर जाके बता दें कि जो खाना मिलेगा हफ्ते का हमने तय कर दी है, चार्ट हमने लगा। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कलर कोडिंग कर लें अपने कपड़ों की। मैं जब अबू बकर के साथ थी तो मुझे पता था मैंने मंडे को ब्लैक पहनना है, क्योंकि ब्लैक पे दाग नजर नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते ना मेरे पूरा तय होता था। आप अगर कभी मेरी अलमारी देखते ना तो लोग कहते हैं कि मैं आधी ऑटिस्टिक हूँ, मेरी यूं कलर कोडिंग हो रही होती थी। मुझे पता होता था मैंने मंडे को क्या पहना है, फ्राइडे तक क्या करना है। कभी भी ऐसा है, अब मैं कभी कभार है फिर अभी मैंने स्कूल भी आना होता है ना, तो मैं जिस दिन तैयार होती हूँ मुझे पता होता है कि अच्छा ये मैंने पहनना है, ये करना, मेरी सारी चीजें एक हफ्ते की प्लानिंग में कर देती हूँ। और जब मैं प्लानिंग कर रही होती हूँ सैटरडे या फ्राइडे को या संडे को, तो मैं हंस रही होती हूँ कि कोई पता नहीं है कि अगले मंडे को मैं जिंदा होंगी कि नहीं होंगी पहनने के लिए, बट हमें प्लान करना है। तो सबसे पहले अपनी चीजों को प्लान करना शुरू कर दें। वो चीजें जो आप प्लान कर सकती हैं आपने उसको कंट्रोल करना है ताकि आप अवेलेबल हो जाए। इज इट मेकिंग सेंस? कोई क्वेश्चन इस बारे में, क्योंकि फिर हम अब आगे जाने वाले हैं। जो चीजें आपको मेंटली इरिटेट करती हैं, आपकी इमोशनल, आज आप जाएंगे अपने आप को 1-2 घंटे देंगे और खुदा का वास्ते लिस्ट डाउन करेंगे कि आप कहाँ बीइंग पर्सन तंग पड़ती हैं जो आपकी मदद रोल प्ले में जाता है। और आपके पास, आप इतना माशाल्लाह यहाँ तक आए तो कोई ना कोई टेक्निक होगी जो मेरे पास भी नहीं होगी, वो वहीं कहीं होती है। मसले के साथ ही उसका कहीं ना कहीं हल होता है। आप देखेंगे कि इनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, नहीं काबू में आ रहा है तो अच्छा सेपरेट कैसे करना है। 2 चीजें सीखनी होती हैं, या कम्युनिकेशन सीखनी है कि अगले को हम कैसे समझाएं, कैसे उसको करें। उसको नहीं समझ आ रहा तो उसको हम किस दर्जे तक और किस हद तक उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, अलमारी अलग कर दें। मुझे वॉशरूम से इशू होता था, वॉशरूम अलग कर दें कि आपने अगर पूरा वॉशरूम गीला करना है छप छप करके और मैंने सॉक्स पहन के जानी है तो खैर है, चप्पल अलग करें, नहीं हो रहा है तो फिर वॉशरूम अलग कर दें। इज इट मेकिंग सेंस? और हर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है हम जितने यहाँ बंदे बैठे हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतनी फैसिलिटेशंस दे रखी हैं कि अगर हम उसकी तरफ नजर करें तो हमें वहाँ मसलों का हल नजर आ जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें बहुतों से बेहतर बनाया है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी और अकल वाइज भी, बस अवेलेबल होने की देर है। हमारे यहाँ लड़कियों के साथ क्या जन्म होता है? सबसे पहले तो एक शादी जरूरी चीज है, हाँ बाकी जरूरी है, मैं उसके साथ डिसएग्री नहीं करती। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ होल लाइफ जिसके लिए आप तैयार करें। हम बच्चियों और बच्चों को क्या तैयार करते हैं बचपन से, वो क्या हमारी जनरेशन खास करके, और अल्लाह का शुक्र है मुझे लग रहा है आखिरी जनरेशन ही है जिन्होंने अपने माँ बाप की भी कुट खाई है, अपने बच्चों की भी कुट खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ही कहते हैं शादी के लिए लड़कियों को कैसे तैयार करते हो, अपना वजन ठीक रखो, शक्ल सूरत अच्छी रखो, घर साफ रखा करो, चीजें ठीक किया करो, रोटी गोल पकाया करो, अगलों के घर जाओगी सास सीधा कर देगी तुम्हें, तुम जा रही हो ना। मजे की बात, जो आपको इतना बड़ा लेक्चर दे रही है, मेरी भी अभी बेटी मैं भी इसको यही कह रही थी कि तो अगलों को पता चल जाना बेटा, खुदा का वास्ते कुछ कर। कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हम बच्चे को ये बता रहे होते हैं कि अगले चेंज नहीं होंगे, तुम कोशिश भी मत करना वाली में, तो हम उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते चेंज में। हमने, और मर्दों को क्या, एक जुमला, कमाओगे नहीं ना तो तुम घर नहीं चला। मर्दों को नहीं सिखाया गया बदकिस्मती से कि जो औरतें हैं उनके भी कुछ इमोशंस हैं, उनके भी कुछ हार्मोनल रेगुलेशंस होती हैं, वो भी कई दिनों पे ऑफ होती हैं, उनको भी गुस्सा आ सकता है, वो भी आपकी बात को नो कह सकती हैं, वो भी कभी कभार पीछे हट सकती हैं, लेकिन उन्हें ये बताया नहीं जाता, उन्हें ये सिखाया नहीं जाता। और फिर हम क्या करती हैं बीइंग फीमेल, हम भी उनको, जैसे सर वाली बात है कि हम भी उनको नहीं बताती, हम अपने मैसेज में उलझी हुई होती हैं। हमें ये कहा जाता है कि तुमने बात नहीं करनी क्योंकि अगले ने चेंज ही नहीं होना। तो हमारे अंदर तो ये हमारे जीन्स में आ गया ना, जेनेटिक कोड में। और अगले को क्या, वो फिर वो कंफ्यूज होता है कि मैं कमा के भी ला रहा हूँ, मैं घर भी चला रहा हूँ, मैं बिलिंग भी कर रहा हूँ, और मैं अपनी ड्यूटीज क्यों फुलफिल नहीं कर रहा। इमोशनल बॉन्डिंग नहीं सिखाई गई, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं सिखाई गई। और ये जो आपके हमारे चाहे मेन स्ट्रीम बच्चे हैं या आपको स्पेशल नीड बच्चे हैं, उनको मार क्या पड़ रही है। इन 3 लाइन्स को तो मैं इसलिए अब नहीं कर रही हूँ, आप सबको समझ आ गई कि इमोशंस की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। अगर हम शुरू में बच्चे को नहीं सिखाते कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, देखिए अगर अर्ली 10 ईयर्स में चाहे आपका बच्चा स्पेशल नीड था या आपका बच्चा मेन स्ट्रीम था, अगर आपने बच्चे से नहीं पूछा कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, अवेलेबल किए बगैर फंक्शनल किया है, जैसे कि बहुत ज्यादा थेरेपिस्ट कर रहे हैं, वो आपके बच्चे को सारा सारा दिन बिठा के एक्टिविटीज कराते हैं, सारा सारा दिन वो आपको चीजें रखते हैं, क्योंकि वो बिहेवियर्स को इन्वाइट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके साथ इमोशंस आ जाते हैं और उनको इमोशनल डीलिंग नहीं आती है। जैसे भी मैंने आपको बताया है कि हर बच्चा फर्क है, अभी हम पहले ये डिस्कस करके आए ना, तो एक बच्चे के साथ आपकी जो इमोशनल डीलिंग होगी वो दूसरे बच्चे के साथ नहीं होगी। आप सिंपल देखें जो चीजें नजर आती हैं, एक बच्चा अगर आपके घर में चिकन बना है, वो खुशी से छलांगे मार रहा होगा कि आज हाँ हाँ चिकन बना है, तो दूसरे से फिर चिकन बनना है, माँ आज मैंने कुछ और कहा था, पास्ता बना दे, नूडल्स बना दे। तो डीलिंग, आप इमोशनल डीलिंग को छेड़ते हैं क्योंकि हम इमोशन से डरते हैं। हमें डर लगता है कि बच्चा रोना शुरू कर देगा तो हम उसको कैसे काबू, बच्चा हंसना शुरू कर, बच्चा हिटिंग करना शुरू कर देगा, हम इसी लेवल पे बच्चे से डरना शुरू हो जाते हैं। एम आई राइट?
आप उनके एंगर को तो इनवाइट करते ही नहीं है, खाली रोना ही होता है तो आपके हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। कितने पेरेंट्स हैं जिस बात से एग्री करेंगे हाथ खड़ा करके? फिर हम क्या करते हैं जब हमारे पास एक डिलेड बच्चा आता है, वो स्पेशल नीड बाद में बनता है, पहले वो डिलेड था। डिलेड में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या सिम्टम आया? बोल नहीं सकता, एम आई राइट? डायपर ट्रेन नहीं हो रहा, वो भी अगर 3 इयर्स क्रॉस कर गया तो। सवाल ये आपने कितनी एफर्ट की थी और एफर्ट किस तरीके से की थी? आपने इमोशनल रेगुलेशन जब उधर नहीं सिखाई तो आप भुगतेंगे 5 साल के बाद। और अच्छी खबर क्या है, इट्स नेवर टू लेट। आप लेकिन उतनी ही बड़ी कीमत आपको देनी पड़ेगी। इनका जो बच्चा आया था, मेरे बड़े बड़े चैलेंजिंग बच्चे देखे हैं। अब्दुल रहमान वॉज अ यूनिक केस। बोलता है, समझता है, मानता नहीं है, उसको छोटा बच्चा बनना है। वो एक दिन पता है क्या लेट, अब ना छोटे बच्चों की तरह लेट जाता था। मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ, मेरे हाथ थक गए। करना है, उठाओ सारे। अच्छा, बाकी बच्चे फेंकते हैं ना पजल, अब्दुल रहमान साहब मैं फेंकती थी। 8 इयर्स के थे तो उस वक्त ना वो हाथ यूं ढीले छोड़ देते थे, उनके जॉइंट्स ऐसे होते थे, हड्डियां हैं ही नहीं। और वो मुझे देख के, अच्छा बच्चे हाइपर एक्टिव हो ना, तो मुझे तो करना हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ मजा भी आता है, मैं उनको पकड़ लेती हूँ, बिठा दे। अब बच्चा है ही नहीं हाइपर एक्टिव, वो है ही लेजी, उसको स्पार्क चाहिए। मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। हाथ यूं होते थे। मैंने पहले तो उसका ना कहा, मैंने कहा रे बोलो रे। और उसके बाद चीजें उठाकर वापस, मैं नहीं कर सकता। और उन दिनों उन्होंने अतुल गाजी देख 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 के, जो अतुल गाजी के डायलॉग होते थे, मैं ना थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई। हम इंसान है, थेरेपी से फ्रस्ट्रेट मैं, लेकिन मेरा एक मसला इस पेरेंट्स को बता देती हूँ। मैंने बता दिया कि ब्लॉग लगना शुरू हो गया, थोड़ा बहुत मुझे समझ नहीं आ रही। 3 चीजें हुई जिसने मुझे बताया कि बच्चा एक्चुअली कितना अवेलेबल है। एक दिन ब्रेक पर बच्चों को जब हमने इकट्ठा खेलने के लिए बाहर भेजा, क्योंकि मैं इसको मेन स्ट्रीम तरीके से चलाने की कोशिश करती हूँ, चाहे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उन्होंने एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जाना है। मैं वो थेरेपीज नहीं करती कि कमरे में बिठाऊं, और वो आसान है मेरे लिए, बहुत आसान है। उम्र के इस हिस्से में आके, तजर्बे के इस हिस्से में आकर के मैं बच्चों को इमोशनल छेड़े बगैर उनको मैं 2-2 कमरों में बिठाऊं, कलर्स दे दूं, वो दे दूं, मुझे किसी टीचर किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 बच्चा बिठा सकती हूँ। मैं अपनी टीचर्स को ये कहती होती हूँ कि मुझे बड़ा मजा आएगा, आप मुझे चैलेंज करें। रोते ही बच्चों को कैसे बिठाना है, काम डाउन कैसे करना है, उनको बिठा के एबीए टेक्निक्स मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग में कर लिया है। एबीए उसका बच्चा है छोटा, मैं बच्चों के इमोशंस पे हाथ डालती हूँ। मैंने उनको 10 साल बाद इंशाल्लाह ताला बच्चा जिस एज में भी आ रहा है, इतना कोई काबिल हो जाए कि अपने रोज के काम तो कम से कम खुद कर सके ना। और जो पेरेंट्स मेरे साथ शुरू से हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि तकरीबन 2-3 साल बाद बच्चा इस काबिल होना शुरू हो, उनको नजर आता, फिर वो कहते हैं कि हाँ चेंज आ गई है, हमने नोटिस सब की है। कमिंग बैक टू दिस बॉय, आई वॉज अबाउट टू गिव अप। नहीं हो सकता, मैं इसकी मदर को बुलाती हूँ, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। टीचर्स आती हैं अंदर ब्रेक के बाद, और वो सब ने हैंड अप किए हैं कि मैम सारे बच्चे हाथियां लेके खड़े नहीं हमारे पास, और वो हम पे अटैक करने लगे हैं। एंड आई वाज लाइक, मैं बाहर गई तो मेरा तो वो खाली खड़ी होगी ना, मैंने कहा क्या हो रहा है? तो अब्दुल रहमान ने मुझे देखा, मुझे दर्द, मुझे कल की तरह याद है। कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं, इन पे यलगार हो। मैंने आगे से हाथी, वो हाथी पकड़ी सही है जी, मैंने कहा करो यलगार। एंड ही वाज एक्टिव। और कोई चीज मैंने वहां मिस की थी, जो मैंने, जब तक मैं अपने ऑफिस में पहुंची और मैंने उन बच्चों को बिठाया, तो मैंने नोट किया कि वो यलगार बोल रहा था, यलगाल नहीं बोल रहा था। ही वॉज मैनिपुलेटिंग, एक्चुअली ही वॉज। हाँ, मैंने, मुझे लगा कि वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा, उस वो है ही स्टक। ही वॉज मैनिपुलेटिंग। हमने उसको पकड़ लिया। फिर मुझे मुझे एक बस अल्लाह की तरफ से कॉन्फिडेंस चाहिए था कि बच्चा अवेलेबल है। हमने सख्ती थोड़ी शुरू की। सख्ती से मुराद खुदा ना खास्ता अब्यूज नहीं है। हम फिर काम छोड़ते नहीं है। हम बच्चे को कहते हैं आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, करना है आपको, बोलना है बोलें। इवन वो ये भी दिखाए ना कि हमारा जबड़ा स्टक हो गया, नहीं बोला जाता, तो मैं हल्की सी पेंसिल यूं करके पीछे पुश कर देती हूँ कि बोलो, अब बोल सकते हो। एक दिन ही आई इनकी वालदा बड़ी परेशान मेरे पास, कहती है मर्जुका मुझे आपका पता है बच्चों को नहीं मारती, लेकिन अब तो रहमान ने घर में आके कहा है कि उन्होंने ये बड़े बड़े फोटो रखी हैं मैडम ने, वो जो हमने बोर्ड की डेकोरेशन के लिए रखे होते हैं, और ना हमें, मैं मर्जुका और मैं मिफ्रा और मैं उम्मे हबीबा जो है वो हमें मारती हैं उससे। माँ है उनका दिल, वो आई मेरे पास बात की। इनको बिठाया, मैंने कहा आपको मैं एक और बात सुनवाती हूँ। अब्दुल रहमान को मैंने कहा मामा ने फिर मारा है, डांटा है? कहता हूँ बहुत आती से बहुत मारते हैं। ये भी हक्का बका। मैं इनको पर्सनली जानती थी, मुझे एक कन्फ्यूजन क्लियर होगी कि वो मैनिपुलेशन से आगे का बच्चा है। अगली चीज जब ये जानने लगी तो मैंने कहा यार इनके दादा बहुत अच्छे इंसान है, अब्दुल रहमान मुझे उनकी कहानियां बहुत सुनाता है, ही वाज अ वेरी वाइज पर्सन। तो मुझे ये हैरत से देखते हैं कि अब्दुल रहमान तो अपनी जिंदगी में दादा से नहीं मिले। उनकी पैदाइश से पहले मैंने कहा ये तो मुझे बताता है कि वो अपनी कुर्सी पे इस तरह बैठते हैं। देन शी टोल्ड मी कि वो खुद जाके उनकी कुर्सी पे इस तरह बैठता है, और मैंने पॉइंट नोट कर लिया। फिर उसकी मैनिपुलेट, जब मुझे ये समझ आ गई ना कि मैनिपुलेट कर रहा है, इमोशनल मैनिपुलेशन, वो हमें थका रहा है इमोशनली हमारे बच्चे, मैं डरी हो गई। अगली दफा आया जब उसने दादा इधर उधर का किस्सा, तो मुझे अपनी गलतियां पता चल चुकी थी, मैंने उसको काम करवाया। अब माशाल्लाह
मुझकी सेंटेंसेस पे अब अब्दुल-रहमान आ गए हैं। जब वो और दूसरा ये है कि अपने माई सेल्फ में ये है कि अब वो अपने पूरे खुद से तैयार हो जाते हैं, अपने लेसेस बंद कर लेते हैं और अब बल्कि इतना ऑटो पे लग गए कि जो खुले हुए कपड़े समेटने होते हैं ना, वो आपने जैसे कहा था कि अब्दुल-रहमान हाँ से करवाया करें। तो वो अब कहीं भी सॉक्स देखते हैं ना, वो उनको टाई करना शुरू कर कहीं जैकेट पड़ी हो, फौरन उसको एक साथ-साथ लड़ेंगे, बाबा ने खुद ने की, भैया ने खुद ने की।